नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। धामी प्रतिनिधिमंडल की बैठक आगामी पंचायत चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रदेश में पंचायत में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। ऐसे में पंचायतों में तैनात प्रशासकों के कार्यकाल को 6 महीने की जगह 1 साल तक बढ़ाए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर इस दौरान लग सकती है। इसके अलावा युवा नीति, महिला नीति समेत तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर धामी कैबिनेट की मुहर भी लग सकती है। इस बीच देहरादून से हमारे संवाददाता संजीव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, पंचायत चुनाव के लिहाज से इस बैठक को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि उनकी अवधि जो है वो खत्म होने वाली है। क्या कुछ जानकारी इस पूरी बैठक को लेकर? देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सचिवालय में एक बैठक की है। हालांकि यह बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई है और सबसे बड़ी बात यह है, जो बैठक है वो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से जो प्रशासक थे उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो प्रशासक है उनकी जो कार्यकाल है वो 6 माह की जगह 1 साल तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ कई ऐसी नीतियां भी है जिनमें कहीं ना कहीं आज मंजूरी मिल सकती है। महिला नीति की बात की जाए या फिर तमाम ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिन पर आज मोहर लग सकती है। जी निशु। संजय, इसी के साथ आपने बताया महिलाओं से जुड़े कई प्रस्ताव जो इन पर मोहर लग सकते हैं। विस्तृत तरीके से जानना चाहेंगे कौन कौन से वो प्रस्ताव होने वाले हैं जो कि महिलाओं से जुड़े हुए हैं? अब देखिए, प्रदेश की पहली योग नीति और कर्मचारियों पेंशन को लेकर उनके जो अनिश्चितों के गोल्डन कार्ड है, तमाम इलाज में दिक्कत हो रही थी और नई व्यवस्था जो होनी है स्वास्थ्य महकमे में, उसको भी आज मंजूरी मिल सकती है। साथ ही साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो आज लिए जा सकते हैं। आपको बता दें, पिछले 2 साल से इस नीति की तैयारी चल रही है क्योंकि जो प्रदेश में योग के लिए जो बुनियादी ढांचा है उसे विकसित करने के साथ साथ एक बेहतर सुविधाएं के लिए नीति प्रदेश सरकार का प्रोत्साहन प्रावधान करने जा रही है। इसके अलावा प्रदेश में संचालित योग ध्यान केंद्रों पर भी आज कहीं ना कहीं फैसला आ सकता है। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी तमाम जानकारियों के लिए आपका रुख करेंगे। चलिए इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट एस्टे मैनेजमेंट सिस्टम ने सरकारी भूमि पर रातों रात अवैध कब्जे करने वालों की शामत ला दी है। पिछले 6 माह में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने 3 जिलों की सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के 188 अलर्ट दिए हैं, जिस पर विभागों ने टीम भेजकर तत्काल अतिक्रमण हटाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ने सैटेलाइट के 50 सेंटीमीटर उच्च रेजोल्यूशन पर सभी विभागों की सरकारी जमीनों की मैपिंग करते हुए बफर जोन बनाए हैं। एआई आधारित यूके जीएमएस पोर्टल के माध्यम से इन बफर जोन की निगरानी शुरू की गई है। तो कुल मिलाकर अब शामत आने वाली है तमाम उन लोगों की जो कि अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहे हैं। और इस बीच संजय हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, आपसे इस खबर पर भी जानकारी लेना चाहेंगे। संजय, एआई से अतिक्रमण के 188 अलर्ट किए गए। फिलहाल बताया जा रहा है कि 3 जिलों की मैपिंग यहां पर की गई है। आने वाले समय के लिए क्या कुछ रोड मैप बनाती हुई सरकार इस समय नजर आ रही है और इस बार को लेकर भी क्या कुछ अपडेट? अब निश्चित तौर पर निशु आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अंतरिक्ष उपयोग केंद्र में सैटेलाइट के 50 सेंटीमीटर जो उच्च रेडिएशन पर सभी विभागों की सरकारी जमीन है मैपिंग करते हैं, उस पर बम्पर जोन बनाए गए हैं, जिसको लेकर एआई सिस्टम है जो करीब 188 अलर्ट दिए हैं, जिस पर विभागों ने तत्काल अतिक्रमण हटाया। साथ ही साथ जो उत्तराखंड के अवैध अतिक्रमण लगातार शिकायतें मिलती है और जिस तरह से एआई सिस्टम ने काम किया है तो कहीं ना कहीं उसका असर अब धीरे धीरे होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 6 माह में सैटेलाइट ने 3 जिलों में जमीन पर जो 188 अतिक्रमण थे वो सरकारी विभाग की जमीन पर थे, उन पर सीधा रेड अलर्ट भेजा है। अलर्ट के साथ साथ उन जमीन की पूरी वर्चुअल लोकेशन भी भेजी गई है, जिससे टीम को वहां पहुंचने में आसानी हुई है। साथ ही साथ जिस तरह से लोकेशन मिलती है, लोकेशन के बाद जो विभाग होता है तहसील और उप जिला अधिकारी या जिला अधिकारी की बात की जाए तो वहां से
टीम जाती है और मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण देखती है और जो एआई ने अलर्ट दिया था उसके आधार पर वहां जो अतिक्रमण होता है वो सच पाया जाता है और हम देखते हैं कि उसके बाद वहां पर अतिक्रमण की हटाने की कार्रवाई चलती है। और सबसे पहले ये समझना होगा निशु की उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो अतिक्रमण है वो किस जिले में है। आपको बता दें सबसे ज्यादा जो अतिक्रमण है देहरादून में बताए जा रहे हैं, क्योंकि नगर निगम के 20, स्वास्थ्य विभाग के 11 और खेल विभाग के 6 जल संस्थान के यानी जो तमाम विभाग है उनकी जगहों पर यहाँ पर कब्जा दिखाई दे रहा था। जो एआई सिस्टम ने अलर्ट जारी किया है उसके बाद यहाँ पर जो विभाग की टीम पहुंची है उसके बाद कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है, और आने वाले समय में भी इसी तरह शामत आती हुई नजर आई, क्योंकि अब एआई के इस्तेमाल से अब तमाम अतिक्रमण को हटाया जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्वारा उत्तराखंड की राधा भट्ट को सामाजिक कार्यों के लिए और यूज गेटजर और कॉलोनी गेटजर को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मानित किया है और इसको लेकर प्रसन्नता भी व्यक्त की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मान न केवल इन विशिष्ट व्यक्तियों के योगदान को मान्यता देता है बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय भी है। उन्होंने राधा भट्ट के सामाजिक सरोकारों की सराहना करते हुए कहा कि उनका जीवन समाज सेवा के प्रति समर्पण का आदर्श उदाहरण है। साथ ही उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, उनका जो साहित्यिक योगदान है वो भी अविस्मरणीय बताते उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति और पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने में उनकी भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ऐसी विभूतियों को सम्मानित कराने के लिए सदैव तत्पर है और उनके कार्यों से प्रेरणा लेने के लिए आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड से खबर है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी और बेटी के साथ ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा आरती की और पूजा अर्चना की। उन्होंने परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज से भी मुलाकात की है, उनका आशीर्वाद लिया। फिर पूर्व राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ 3 दिवसीय दौरे के लिए परमार्थ आ गए। और देखिए मुलाकात की तस्वीरें हैं जहां पर रामनाथ कोविंद ने गंगा आरती भी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित मत्स्य पालन योजना का लाभ उठाकर टिहरी जिले के मत्स्य पालक ट्राउट मछली पालन के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। ये मत्स्य पालक अब देश के प्रतिष्ठित बाजारों में अपनी पहचान बना रहे हैं। सरकार द्वारा दी जा रही तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और अनुदान से ग्रामीणों को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं और वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हरिद्वार में जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेता अरविंद राठी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह जल निगम के सहायक अभियंता नीरज को सरेआम गालियां देते और धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। घटना जिला पंचायत की बैठक के बाद की बताई जा रही है, जहां अधिकारी नीरज चुपचाप खड़े रहे और कोई विरोध नहीं किया। बाद में पूछने पर उन्होंने कहा कि ये उनका अधिकार है, जिससे अफसर की बेबसी और दबाव साफ झलकता है। वीडियो के सामने आने के बाद आम जनता में नाराजगी है, लेकिन प्रशासन और पार्टी स्तर पर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस घटना ने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या जनप्रतिनिधियों को अफसरों को खुलेआम अपमानित करने का अधिकार है। नहीं कर रहे थे, नंबर लेना चाह रहे थे कि जो समस्या है उससे दूर कर पाए बात करें। ये बैठक में हुआ था विचार में या बाद आगे हुआ आपका? अभी तो हुआ नहीं, आपसे आरोप लगा रहे हैं, आप ठेकेदारी क्यों कर रहे हो इसमें? नहीं, ठेकेदारी नहीं, मैं विभाग की तरफ से ये पूछना चाह रहा था, जो आपके हैंडपंप खराब है जिसमें पानी की समस्या है, हम जाके देख लेंगे। आपके साथ जो अभद्रता इन्होंने की है, नहीं, मैं अभद्रता नहीं मानता, उनका अधिकार है, वो जन प्रतिनिधि है, जन समस्या को उठा रहे हैं, इसलिए उनका अधिकार है। कौन से जन प्रतिनिधि हैं और उन्होंने कुछ बैठक में मुद्दे उठाए थे या क्या रहा था? हाँ, हैंडपंप की बात करें। क्या नाम था? क्या नाम था उनका? मुझे नाम नहीं पता। उत्तराखंड की रानीपुर मोड़ से बीजेपी विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट देहरादून ने 1 साल की सजा सुनाई है। विधायक संग 2 पुलिसकर्मियों को भी इस मामले में सजा सुनाई गई है। वहीं इस मामले
को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। देखिए, जब कोई विषय न्यायालय में आकर सजा मिलती है, उस सजा को उन्होंने शायद स्वीकार किया है और ये तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे विधायक ऐसे किसी भी कार्य में संलिप्त न हो जिसके कारण उनकी छवि को नुकसान हो। और आदेश जी हमारे बहुत श्रद्धेय विधायक है, ये ठीक है कि पारिवारिक मामले होते हैं तो इस प्रकार की विषय निर्माण होती है, तो निर्माण के तो उनको सजा मिली है, सजा के आधार पर जमानत मिली हुई है। ये संगठन विषय नहीं बनता, पारिवारिक झगड़े संगठन के दायरे में नहीं आते, संगठन केवल मार्गदर्शन कर सकता है। हरिद्वार के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली या देहरादून जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जगजीतपुर स्थित होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंसर इलाज की अत्याधुनिक सुविधा शुरू कर दी गई है। हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर एसके मिश्रा ने बताया कि केंद्र आधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों से लैस है। कैंसर के इलाज के लिए यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जिससे मरीजों को अपने ही शहर में बेहतरीन इलाज अब मिल सकेगा। इसी क्रम में हॉस्पिटल द्वारा एक मेगा हेल्थ कैंप भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मरीजों को मुफ्त जांच और परामर्श की सुविधा दी जाएगी। ये पहल न सिर्फ हरिद्वार बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी स्वास्थ्य सेवा उपलब्धि मानी जा रही है। तो अब हरिद्वार में कैंसर का इलाज शुरू हो गया है, जिससे तमाम लोगों को यहां पर बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इससे पहले दूसरे राज्य में और काफी दूर उन्हें जाना पड़ता था। लेकिन अब फ्री हेल्थ कैंप का भी आयोजन होगा, ये भी ऐलान किया गया। हरिद्वार में भी अब कैंसर का इलाज हो पाएगा, जिसके जरिए तमाम मरीजों को ये बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस यहाँ पर अब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उसी के साथ फ्री हेल्थ कैंप का भी यहाँ पर आयोजन होगा। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश के केरल राज्य में कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गए हैं। खासतौर पर चारधाम यात्रा को देखते हुए एहतियाती कदम तेज कर दिए गए हैं, क्योंकि इस यात्रा में देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। वहीं रुड़की में भी कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। सिविल अस्पताल के सीएमएस संजय कंसल ने जानकारी दी है कि केरल में मिले कोरोना के नए वेरिएंट NB1.8.1 के बाद केंद्र और राज्य सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई। उन्होंने बताया कि 2020 और 21 के दौरान लागू किए गए कोरोना नियमों का पालन अब भी जरूरी है। सीएमएस कंसल ने बताया कि सिविल अस्पताल में कोरोना जांच के लिए सीएमओ किट उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही दवाइयां और मास्क भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। अस्पताल में फिलहाल 6 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी तैयार कर दिया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को तुरंत वहां पर भर्ती कराया जा सके। अभी केरल के अंदर जो नया वेरिएंट आया है NB1.8.1, ये कुछ वेरिएंट वहाँ पर कुछ 3-4 मरीज वहाँ पर पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद भारत सरकार व प्रदेश की सरकार ने उसके ऊपर पूरी एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो कोविड 2020-21 में आया था, जो एडवाइजरी थी उसके लिए सबको सेफ रहने की, वही दोबारा से जारी कर दी गई है। इसमें फिर वही है कि आप भीड़ वाले जगहों पर जाने से बचें, मास्क वगैरह का उपयोग करें। किसी को खांसी जुकाम या बुखार आता है या सांस लेने में कोई तकलीफ होती है तो तुरंत चिकित्सक को जाके अपना दिखाएं, और जो उपचार उनके द्वारा किया जा रहा है, ये जांचें बताई जा रही हैं, वो जांचें व उपचार शुरू करें। हमारे साथ हमारे स्टेट है सुरेंद्र ढाका जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, क्या कुछ एहतियातन कदम फिलहाल उठाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चारधाम यात्रा पर हर साल से बढ़कर इस बार श्रद्धालु जो है बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, तो एहतियात बरतना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कुछ जानकारी है पूरी? जी बिल्कुल, देखिए सरकार ने अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसमें न जाए, जा रहे हैं तो मास्क लगा कर दें। दूसरी बड़ी बात ये कही है कि आप कोशिश करिए, अगर किसी को भी लगता है नजला जुकाम या इस तरह बुखार की शिकायत है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और इलाज कराएं। और अगर कोविड और टेस्ट कराएं और टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं तो अपना अलग रहें, अलग सेफ रूम में अलग रूम में रहें। दूसरी बड़ी बात यह है, चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा को लेकर भी एडवाइजरी है, क्योंकि चारधाम यात्रा में काफी श्रद्धालु आ रहे हैं। तो अब एक तरह की तैयारी ये है कि कोविड की गाइडलाइन जो जारी की है, अब अगर सरकार को यहाँ पेशेंट बढ़ते दिखेंगे, अभी उत्तराखंड में इस तरह के ज्यादा मामले नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा मामले बढ़ते दिखेंगे तो सरकार अब टेस्ट कराना भी शुरू कर सकती है, जो चारधाम यात्रा पर लोग जा रहे हैं। लेकिन चारधाम यात्रा पर भी
लोगों को एहतियात बरतने की सलाह सरकार दे रही है कि अपनी जो मेडिसिन है वो साथ रखें, कहीं कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर्स को तुरंत दिखाएं, और इस तरह की कहीं कोई दिक्कत आती है तो तुरंत आप कंट्रोल रूम है उस पर सूचित करिए ताकि आपको इलाज प्रोवाइड कराया जा सके। जी बिल्कुल, सरकार की ओर से तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र ये बात भी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि लोगों को अपने स्तर पर भी तमाम एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो लोगों को किस तरीके से इस बारे में जागरूक किया जा रहा है? देखिए, अभी कोविड 2 साल पहले ही कोविड था, अगर आप देखेंगे 22 में कोविड आया है, और उसके बाद अगर बात आप करेंगे तो जिस तरह की गाइडलाइन पहले दी गई थी सरकारों की तरफ से, उसी तरह अब भी गाइडलाइन वही जारी की गई है, वही सब नियम है, वही सब कानून है जो कोविड के लिए पहले जारी किए गए थे। सरकार ये साफ कह रही है कि हर इंसान को पता है कि कोविड से कैसे बचाव करना है, अपने आप का ध्यान रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, और जाहिर सी बात है अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, तो कम से कम मास्क का प्रयोग करें, और अब कहीं कोई जरा सा भी आपको ऐसा लगता है कि आपको फीवर है या कहीं कोई इस तरह की दिक्कत आपको दिखाई देती है, जैसे स्मेल में कई बार दिक्कतें आई है, स्मेल की इस तरह की दिक्कत आती है, तो कम से कम लोगों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए, और सेफ रूम में रहने की बात भी जरूर कही जा रही है, और अगर ज्यादा तबीयत खराब होती है तो तुरंत अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक चीज और अगर आप देखेंगे तो आयुष्मान कार्ड बना है, तो लोगों को पैसे भी नहीं लग रहे हैं, सरकार मुफ्त इलाज लोगों का कराने के तैयार है। उसमें कोविड भी, उसमें जो आयुष्मान कार्ड बने हैं उसमें कोविड का भी इलाज आप करा सकते हैं, वो भी मुफ्त है। तो सरकार की तरफ से तमाम तैयारी है, और देखना यही लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना होगा, सरकार अपनी तरफ से जागरूकता के तमाम अभियान चला रही है। बिल्कुल सुरेंद्र, आपने सही कहा, और लोगों को जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपने स्तर पर जब तमाम एहतियात बरते जाएंगे तभी वो सुरक्षित रह पाएंगे। इसी के साथ हॉस्पिटल्स में हम देख रहे हैं कि तैयारियां शुरू हो गई हैं, आइसोलेशन रूम्स बनाए जा रहे हैं आने वाले समय के लिए। हालांकि ऐसे हालात नहीं बनेंगे, लेकिन पहले से हॉस्पिटल्स में क्या कुछ व्यवस्थाएं आने वाले समय के लिए बनाई जा रही हैं? अभी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं सरकार के, उनमें अभी कोविड बेड बनाए जा रहे हैं, और पहले से भी बने हुए भी थे। अगर आप देखेंगे तो अभी वो जो रूम बने हुए थे उनको दोबारा से एक बार सेट किया जा रहा है कि अगर कोविड पेशेंट आते हैं तो उनको इसी जगह रखा जाएगा, जो बाद में जैसे कोविड पिछली बार जो कोविड आया था उसमें जो रूम बनाए गए थे, बाद में उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। लोगों के लिए अलग अलग पेशेंट उसमें आ रहे थे अलग अलग तरह के। तो अब सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि जो कोविड का पहले सिस्टम बना था उसी सिस्टम को दोबारा बना लिया जाए, ताकि जो कोविड में अगर कोई वैसे भगवान न करे कभी ऐसा हो किसी को कोविड हो, लेकिन अगर जाहिर सी बात है आप देखेंगे तो सरकार ने साफ कर दिया है कि जो कोविड के बेड हैं उनको दोबारा बना लिया जाए। ऑक्सीजन की जो एक बार जिस तरह ऑक्सीजन के सब जगह प्लांट लगाए गए थे उन प्लांटों को भी एक बार देख लिया जाए, ताकि ऑक्सीजन की भी कोई दिक्कत ना हो। जिस तरह पहले ऑक्सीजन को लेकर काफी मारामारी हुई है, तो तमाम जो तैयारी है सरकार अपने स्तर पर कर रही है। बशर्ते एक चीज जरूर कही जा रही है कि अपने आप को लोगों को सुरक्षित रखना होगा और अपनी देखभाल खुद करनी होगी। सुबह लापरवाही ना बरते, सरकार लगातार लोगों से यही अपील करती है। ठीक है, सरकार की अपील है, और बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने पर्सनल स्पेस में तमाम एहतियात बरते। कोई भी सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो खुद को उससे बचाएं, खुद को आइसोलेट करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जुड़ने के लिए, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में बारिश ने परेशानी लोगों की बढ़ा दी है, जहां पर मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 6 दिन तक बारिश होने की संभावना जो है जताई गई है। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर पहले से अलर्ट जारी कर दिया है। सभी जिलों के लिए बारिश का यह अलर्ट है, और इसी के साथ अगले 6 दिन तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में बारिश होने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर पहले से तमाम एहतियात बरतने के लोगों को कहा जा रहा है कि बारिश में पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर मुश्किलें जो है दोगुनी होती हुई नजर आती हैं। तो लोगों को पहले से सचेत करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में बारिश ने लोगों की परेशानी जो है बढ़ा दी है। जनजीवन इसके चलते काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने इसको लेकर पहले से अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों में बारिश का ये अलर्ट है, और बारिश आने वाले समय में अगर होगी तो और ज्यादा जनजीवन इससे प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। हालांकि उत्तराखंड में पहले ही बारिश ने परेशानी जो है लोगों की बढ़ा रखी है। मौसम विभाग ने फिलहाल इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। पहले से अलर्ट जारी कर लोगों को चेताने का काम मौसम विभाग की ओर से किया जा रहा है। और पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते उत्तराखंड में जो है, जैसे कि हमने कहा है कि मुश्किलें जो है दोगुनी हो जाती हैं। तमाम तरीके की मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ता है। घर से बाहर निकलना जो है मुश्किल हो जाता है। और जिस तरीके से इस बार मानसून में भी
उसके समय में बदलाव देखने को मिला है, तो इसके चलते पहले से ही लोगों को तैयार रहने की जरूरत है और मौसम विभाग की ओर से पहले से ही इस बारे में अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी जिलों में बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। उत्तराखंड में नैनीताल समेत तमाम जगहों पर बारिश होने का अनुमान है मौसम विभाग की ओर से, इसलिए लोगों को पहले से इसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। और जैसे कि हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर मुश्किलें जो हैं वो दोगुनी हो जाती हैं और ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर लोगों की बढ़ जाती हैं, तो इसलिए पहले से लोगों को तैयार करने के लिए, पहले से लोगों को चेताने के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों के लिए बारिश का ये अलर्ट है और जिस तरीके से मानसून के समय में भी इस बार बदलाव देखने को मिला है, समय से पहले मानसून ने दस्तक दे दी है, तो कहीं ना कहीं इसके चलते भी लोगों को पहले से तैयार रहने की जरूरत है। और मौसम विभाग का जो ये पूर्वानुमान है बारिश का कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है, तमाम जिले नैनीताल समेत जहां पर बारिश हो सकती है, अनुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस में 30 मई को फैसला आएगा। अंकिता के पिता बोले हैं, हम चाहते हैं कि तीनों आरोपियों को हमारे सामने फांसी हो। 18 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने कर्मचारियों सौरभ भास्कर, अंकिता गुप्ता संग मिलकर रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी थी। पुलकित बीजेपी के पूर्व नेता विनोद आर्य के बेटे हैं। हरिद्वार में गंगा घाट किनारे एक पेड़ पर अजगर लिपटा हुआ नजर आया। करीब 4 फीट लंबा अजगर पेड़ पर ऊपर चढ़कर टहनियों से लिपट गया। वहां मौजूद लोगों ने जैसे ही नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए। वन विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई है। थोड़ी देर बाद पहुंची वन विभाग की क्यूआरटी टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया और उसे अपने साथ ले गई। वन विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। दरअसल इस समय पड़ रही भीषण गर्मी में धरती के ताप से बचने के लिए सांप और अजगर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। पर लिपटा हुआ नजर आया, जिसको देखकर लोगों के होश उड़ गए। देहरादून में बढ़ रही स्टंट गतिविधियों को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ साथ आरटीओ देहरादून भी सक्रिय हो चला है। देहरादून आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि ऐसे लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चिन्हित कर उनकी जानकारी निकाली जाएगी। साथ ही मौके पर न रोककर आरटीओ की टीम उनके घर पर जाकर कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि कई बाइक स्टंट कर्ताओं ने माफी मांग आश्वासन दिया है कि रोड सुरक्षा पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वो पोस्ट करेंगे। इसमें हमने अपनी एक टीम गठित करी है, जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक, उससे इनको चिन्हित करते हुए इनकी डिटेल निकालेंगे और मौके पे हम कोशिश करें मौके पे ना रोकें, क्योंकि मौके पे कई बार क्या होता है गाड़ी भगाने की कोशिश करते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा बन जाता है। तो हम इनके सोशल मीडिया अकाउंट से गाड़ी की डिटेल निकालेंगे और फिर इनके घर पे ही जाके हमारी टीम कार्रवाई करेगी। एक अभी हमने जो बाइक स्टंट वाले थे इनको परसों बुलवाया था और इन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि हम उत्तराखंड की रोड्स पे ऐसा नहीं करेंगे, और क्योंकि इनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं तो उन्होंने ये भी हमसे प्रॉमिस किया है कि हम रोड सेफ्टी के नियमों का आगे वीडियो बनाएंगे और उसको आगे फॉलो करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।